नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस रिवीजन सीरीज का ये 23वां लेक्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये मेरा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में ब्रिटिश विजय को। तो वो सभी महत्वपूर्ण युद्धों को हम डिस्कस करेंगे जो एक के बाद एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लड़े गए और उनमें उसे विजय प्राप्त हुई। तो हम प्लासी से शुरू करेंगे और हम दूसरे आंग्ल सिख युद्ध तक के दौरान जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उन सबको देखेंगे। उन युद्धों के बाद कौन सी संधियां हुई, उन संधियों में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे, वो सब हम इस लेक्चर में समझेंगे। इसमें केवल हम मराठाओं को स्किप करेंगे क्योंकि मराठाओं को हमें अलग पढ़ना होगा, क्योंकि ये लेक्चर वैसे ही बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर के युद्ध को अलग से पढ़ते हैं क्लास में। इसके अलावा हम हैदर अली, टीपू सुल्तान और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध को अलग से पढ़ते हैं। इसके अलावा आंग्ल सिख युद्ध को भी हम अलग से पढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों जो स्टेट्स, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो पंजाब हो, इन पे जो ब्रिटिशों ने अधिकार किया और इन अधिकार करने के क्रम में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उन्हें हम एक ही क्लास में देखेंगे। तो ये ऐसे ही बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो इसमें से हमने मराठाओं को स्किप कर दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश विजय के बारे में, ठीक है। तो आइए एक बार हम जो है एक चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिखाया गया है। तो प्लासी का युद्ध ये प्रथम युद्ध था जहां से ब्रिटिश वर्चस्व यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व का प्रारंभ हुआ। 1757 में ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच, जिसमें कि एक छोटी सी सेना लेकर के और पूरा एक षड्यंत्र रच करके नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद के, नवाब के बड़े उच्च अधिकारियों को खरीद के, बंगाल के बड़े व्यापारियों को खरीद करके अंततः एक छोटी सेना लेकर के लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में हरा दिया। प्लासी के बाद महत्वपूर्ण युद्ध हुआ बक्सर का 1764 में। तो प्लासी के युद्ध में जो विजय अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी वो छल की विजय थी, वो कूटनीति की विजय थी। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जो विजय मिली वो विजय उनके सैन्य दक्षता की विजय थी, वो विजय उनकी वीरता की विजय थी, वो उनकी बहादुरी की विजय थी। यानी बक्सर के मैदान में कोई छल कपट नहीं हुआ था, ठीक है। इन दोनों युद्धों का परिणाम क्या हुआ? तो इन दोनों युद्धों का अगर एक लाइन में हमें कहना हो तो हम कहेंगे कि पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो उस समय बंगाल जब हम कहते हैं तो बंगाल तो है ही, जो वर्तमान है आज का हमारा पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पूर्वी बंगाल जो उस समय का था, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक अलग देश भी बन गया। वहां पर हम जान रहे हैं कि अभी पूरी तरह से उथल पुथल की स्थिति है, तो वो बांग्लादेश, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा, इतने बड़े भूभाग से बंगाल मिलकर के बनता था। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि बंगाल पर अधिकार होने का मतलब कि पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब यहां से जब पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो फिर अंग्रेज जो है आकर के उलझे दक्षिण भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहां का जो शासक थे वो वाडियार थे, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। हैदर अली नाम के उनके एक सैनिक ने धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उनके हाथ से सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने लड़े। 2 आंग्ल मैसूर युद्ध तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ और 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, ठीक है। इन 4 युद्धों का परिणाम क्या हुआ? तो मैसूर अंग्रेजों के हाथ में आ गया, दक्षिण भारत में एक बड़ा स्टेट।
3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उस दौरान मराठे सबसे बड़ी शक्ति थे। हालांकि पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजय मिली 1761 में अफगानों के हाथों। अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को हरा दिया और मराठों के लिए बहुत बड़ा झटका था पानीपत के युद्ध में हार जाने का, जिसके बाद कहते हैं कि मराठा शक्ति कुछ समय के लिए सो गई और उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया। तो 3 युद्ध लड़ने पड़े अंग्रेजों को मराठों से और 2 युद्ध लड़ा गया आंग्ल सिख युद्ध। तो महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत मेहनत से जिस सिख साम्राज्य को खड़ा किया था, उनकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों में वो पूरी तरह से ढह गया और उसका पूरा विलय कर लिया गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आज का एजेंडा है जिसमें हमें पढ़ना है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इससे पहले के इतिहास को, इसके अलावा आंग्ल मैसूर युद्ध और इसके अलावा आंग्ल सिख युद्ध। अभी हम आंग्ल मराठा युद्ध को छोड़ेंगे, इसे हम अलग लेक्चर में समझेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक क्रम से पढ़ते हैं। अब चूंकि ये रिवीजन सीरीज है, हमारा टॉपिक आप देख लें बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, चूंकि बड़ा ये टॉपिक है हमारा तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तभी चीजें समझ में आएंगे। और चूंकि ये रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा समझने पर हम फोकस कम भी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम रिवाइज कर लें, इस पे हमारा फोकस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में कैसे आगमन हुआ, वो कैसे उसका प्रवेश हुआ, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 1651 वो वर्ष था जिस वर्ष बंगाल के मुगल सूबेदार जिसका नाम था शाह शुजा, उसकी अनुमति से बंगाल के हुगली में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित हुई। ये वर्ष था 1691। ठीक है, तो बंगाल के मुगल सूबेदार शाह शुजा की अनुमति से बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की 1651 में। इसके बाद अगला घटनाक्रम क्या रहा, तो 3000 रुपए वार्षिक के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई इसी वर्ष 1691 में ही। और किससे हुई, तो शाह शुजा से ही हुई। तो यह घटनाक्रम बाद में अनुमोदन 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने भी इसी तरह का फरमान जारी किया। 3000 रुपए वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार ओर्ब ने कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा था। तो ये अधिकारिता उनको पहले ही मिली थी। ठीक है, 1698 में एक महत्वपूर्ण वर्ष आप देख रहे हैं कि हम पूरे इतिहास को इसी तरीके से टाइम लाइन के माध्यम से बॉक्स में बंद करके महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ते और समझते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आपको एक बार में ही सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं और बहुत कम समय लगता है आपको रिवीजन करने में। ये पूरा चार्ट, पूरा बंगाल का इतिहास आप 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो बंगाल के मुगल सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुरी की जमींदारी मिली। यही अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। तो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना कहां की, तो कलकत्ता में किया। ठीक है, इसके बाद यहां पर अब जो है कंपनी के प्रवेश को हमने देख लिया। अब थोड़ा बंगाल के नवाबों की बात करें, क्योंकि बंगाल के नवाब से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तानातानी होगी और जो कि युद्ध में बदल जाएगी। ठीक है, तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक व्यक्ति को बंगाल की दीवानी प्रदान की जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुगल काल में जो प्रांतों में प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें 2 पद होते थे महत्वपूर्ण। पहला सूबेदार का, जो कि सूबेदार सैन्य व्यवस्था को देखता था और सैन्य व्यवस्था को देखता था, पुलिसिंग वगैरह उसके हाथ में थी। और एक और अधिकारी होता था, उसका नाम होता था दीवान, जो कि भू राजस्व वसूलने का काम करता था और उसके पास जो है दीवानी न्याय के भी राइट्स होते थे, सिविल के उसके पास राइट्स होते थे। ये संतुलन के लिए ये ढांचा बना होता था कि 2 लोग रहेंगे। ठीक है, बाद में जब ये व्यवस्था बिगड़ने लगी तो एक ही व्यक्ति सूबेदार भी होता था, दीवान भी होता था। ठीक है, तो 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक फरमान दिया। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 1717 में मुर्शिद खां
कुली खां बंगाल का सूबेदार बन गया। पहले क्या बना, जब औरंगजेब था तो ये बन गया दीवान, दीवान बना, उसके बाद 17 साल के बाद ये सूबेदार बन गया। अब यहीं से ये सूबेदार भी है और दीवान भी है, और मुगल जो है अब कमजोर पड़ रहे हैं। अब मोहम्मद शाह आने वाले ही हैं, मोहम्मद शाह रंगीली, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे सब स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, बंगाल में भी, अवध में भी, हैदराबाद में भी, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना, और इसने ही बंगाल की राजधानी जो पहले ढाका थी वहां से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, तो आप उत्तर देंगे मुर्शिद कुली खां, ठीक है। 1719 में मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा का भी कार्यभार मिल गया। तो मुर्शिद कुली खां ही वो पहला व्यक्ति था जिसने कि बंगाल में स्वतंत्र अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और अब ये बंगाल का नवाब बन बैठा। इसके बाद जब ये समाप्त हुआ तो इसके बाद पद पर कौन बैठा, तो इसकी मृत्यु के बाद मुर्शिद का दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना 1727 में। अब अनुवांशिक हो गया पद, ठीक है। इसी 1733 में इसी मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसके दामाद जो सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना था, उसने अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया, क्योंकि इसे बंगाल के नवाब को बिहार का भी कार्यभार मिला था। तो इसने कहा कि बिहार का कार्यभार देखने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जिसे नायब सूबेदार कहा जाएगा, तो वो अली वर्दी खां था, ठीक है। अली वर्दी खां को इसने अपॉइंट किया। अब अली वर्दी खां काफी जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो तख्ता पलट करेगा आगे, ठीक है। तो सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई 1739 में, और इसका पुत्र सरफराज बंगाल का नवाब बना। इसी वर्ष 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बुरी तरह हराया, दिल्ली में आया। दिल्ली में कई हफ्तों तक लूट चलती रही, दिल्ली वालों का कत्लेआम होता रहा। तो ऐसी अवस्था में सबको पता चल गया कि अब जो दिल्ली में बैठा हुआ है मुगल बादशाह, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो इस विषय को जान करके अली वर्दी खां ने विद्रोह किया 1740 में, और गिरिया के युद्ध में नवाब सरफराज को इसने मार डाला, ठीक है। गिरिया का युद्ध, तो गिरिया का युद्ध कब हुआ, तो गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में। किसके बीच हुआ, तो अली वर्दी खां और बंगाल के नवाब सरफराज खां में, और यहीं से अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। यहीं से अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अब अली वर्दी खां की जब मृत्यु हुई तो अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, और जो सबसे छोटी का पुत्र था, अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, और जो सबसे छोटी पुत्री थी उसका लड़का था सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खां को काफी प्रिय था। तो इन्होंने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, जो कि और इनके मौसियों को सिराजुद्दौला के बुरा लगा कि भाई उन्हीं का लड़का क्यों, हमारा लड़का क्यों नहीं, ठीक है। तो अब जो है आप देखेंगे कि जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, इनके तरफ 3 तरफ से मोर्चा खुला। कौन कौन था देखिए, तो पूड़िया का शौकत जंग इनके मौसी का पुत्र, सिराजुद्दौला के मौसी का लड़का, ठीक है, इनका भाई हुआ। ढाका की घसीटी बेगम जो इनकी मौसी थी, उसका दीवान वो मौसी स्वयं, और उसका दीवान राजबल्लभ और अंग्रेज, ठीक है। तो ये स्थिति सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनते ही थी। अब उसके बाद आगे बढ़े हम, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज कैसे आमने सामने आ गए, किस तरह से प्लासी की पृष्ठभूमि तैयार हुई उसको समझ लीजिए। तो उसके कई कारण थे, जिसमें महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजों द्वारा नवाब की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलेबंदी। तो ये अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने कहा कि मैं कहाँ यहाँ का नवाब हूँ, और मुझसे ये पूछ नहीं रहे हैं, यूरोप के आए हुए लोग हैं, ये व्यापारी हैं, और ये किलेबंदी कर रहे हैं, यानी फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, तो दस्तक तो एक बहुत बड़ा विषय ही था जिसका दुरुपयोग होता था, और जिसके कारण ही युद्ध भी हुए, ठीक है। वही फरमान जिसमें मुक्त व्यापार दिया गया था, ठीक है, कंपनी को। तो अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग और राजबल्लभ के पुत्र कृष्णदास को संरक्षण, ये सब कारण को लेकर के 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और फोर्ट विलियम पर
अधिकार कर लिया। जब सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया तो अंग्रेज चूंकि कम संख्या में तो अंग्रेज भाग गए और वो जो है फुल्टा द्वीप पर भागे और यहीं से तथाकथित ब्लैक होल की घटना को बताया जाता है कि घटा कि जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया तो उसने लगभग 123 के आसपास अंग्रेजों को पकड़ लिया और उन अंग्रेजों को एक काल कोठरी में, एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया और उनका दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही कहा गया ब्लैक होल की घटना। बहुत इतिहासकार बताते हैं कि यह घटना सही नहीं है, कई लोग कहते हैं सही है, तो इस पर विवाद है, लेकिन ब्लैक होल की घटना जुड़ी हुई है सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण करने से। ठीक है, अब जब स्थिति ये हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि हम बदला लेंगे और जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने पलटवार किया। क्लाइव और वाटसन आए और उन्होंने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और सोच लीजिए कि सिराजुद्दौला को कितना कमजोर कर दिया था अंग्रेजों ने कि एक तो अधिकार किया और दूसरे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई, जिसमें कि संधि की शर्तें पढ़ करके ये लगता है कि सब अंग्रेजों के फेवर में थी। सारी संधि की शर्तें अंग्रेजों के फेवर में थी। और आप सोच लीजिए कि संधि हो रही बंगाल के नवाब से, उसी बंगाल के एकदम छोटे से हिस्से पर कंपनी अपना व्यापारिक संस्थान चला रही है और वो अपनी शर्तें बंगाल के नवाब से मनवा ले रही है। कितनी शक्तिशाली उसी समय हो गई है। तो फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई। तो अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई। यह ध्यान रखिएगा। क्या शर्त थी? तो अंग्रेजों के पुराने व्यापारिक अधिकार को मान्यता मिली और दुर्ग की किलेबंदी का अधिकार मिल गया, जिसके लिए युद्ध हुआ। क्या आप कर सकते हैं किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं फोर्ट का। अंग्रेजों को युद्ध की क्षतिपूर्ति मिली। जो क्षतिपूर्ति देता है वो हमेशा हारा हुआ पक्ष होता है, ये याद रखिए। इसके अलावा अब अंग्रेज आक्रांता के भूमिका में आ गए और अब इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि अब तो जो है हमको सिराजुद्दौला को हटाना है। तो कौन कौन मुख्य षड्यंत्रकारी थे? तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, बंगाल का जगत सेठ के बारे में ये था। जगत सेठ इनकी उपाधि थी। अभी मैं नाम याद करने का ही प्रयास कर रहा था, उन दो भाइयों का नाम अभी याद मुझे आ नहीं पा रहा है। तो इनके बारे में ये था कि जगत सेठों के पास इतनी दौलत है कि जिससे अगर सोने के ईंट बनाए जाए और उस सोने के ईंट को लगा करके गंगा के पानी को रोका जाए तो इतनी ईंटें हैं सोने की जगत सेठों के पास कि वो गंगा के प्रवाह को रोक लेंगे। यानी कंक्रीट से बांध बनते हैं ना, तो अगर सोने और चांदी की ईंटों को लगा करके बांध बनाने हो तो इतना पैसा है जगत सेठों के पास कि वो बांध बना करके गंगा के पानी को रोक देंगे। ये इतने बड़े थे जगत सेठ। और कहते हैं इनके साथ भी बदतमीजी सिराजुद्दौला ने किया था। तो इन लोगों ने मिल करके प्लान बना लिया और अंततः 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी कर दी, युद्ध में मुखदर्शक बना रहा। सिराजुद्दौला की स्पष्ट पराजय हुई और मीर जाफर के पुत्र मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या की। तो सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? तो मीर जाफर के पुत्र मीरान ने हत्या की। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। पहला जिसने गद्दारी की उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिली, 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति मिला, बंगाल पर बीआईसी का प्रत्यक्ष अधिकार हो गया, अंग्रेज भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदार बन गए। ये सारी चीजें जो लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीर जाफर एक कठपुतली था अंग्रेजों का। एक दरबारी जो कि सिराजुद्दौला का दरबारी था, बाद में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उसका दरबारी था, उसने लिखा है कि मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव का गधा था। ठीक है, उसके हाथ की कठपुतली था। तो अब यह समझ में आ गया प्लासी का युद्ध जो है। अब इस दौरान बंगाल की खुली लूट हुई, खूब लूटा गया बंगाल को। मैंने लिखा है कि बंगाल
कामधेनु गाय बन गई कि जितना भी लूट लो खत्म नहीं होगा। इसी बीच मीर जाफर अजीज आ गया, अब वो परेशान रहने लगा कि हम इतना पैसा कहाँ से अंग्रेजों को दें। तो फिर जो है ये कहा गया कि अब मीर जाफर को हटाओ और किसी और को लाओ। तो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने, और 15,000 मासिक पेंशन दे करके मीर जाफर को सत्ता से अलग कर दिया। अब मीर कासिम जो था वो योग्य था, वो मीर जाफर की तरह नहीं था। वो समझ गया कि अब हमें बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने होंगे, तभी तो हम जो है फिर जा करके बंगाल को पुनः खड़ा कर पाएंगे और अंग्रेजों से हम मुक्ति भी इसी तरह से पाएंगे। ठीक है, तो क्या सुधार हुआ? तो लोक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सेना का आधुनिकीकरण। तो यहां आपसे पूछा जाएगा, मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों बनाने की व्यवस्था की गई। और एक महत्वपूर्ण तथ्य कि इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। तो यह समझ रहा था कि मुर्शिदाबाद कलकत्ता से नजदीक है, तो यहां हस्तक्षेप ज्यादा है अंग्रेजों का, तो हम मुंगेर अपनी राजधानी जो है बदल लें तो वहां हस्तक्षेप कम होगा। तो ये पूछा जाएगा आपसे, पहले तो ये कि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया, और फिर ये पूछा जाएगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी को किया। ठीक है, तो ये विषय हुआ। अब इसके बाद उसी जो है जो कर मुक्त व्यापार की व्यवस्था थी जिसमें दस्तक जारी होता था, उसी बात को लेकर के जो है वेस्टर्गार्ड और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई 1762 में। क्या था इसमें? तो कहा गया कि आंतरिक व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 9% चुंगी देगी। आंतरिक व्यापार पर BEIC माने कंपनी नवाब को 9% चुंगी देगी। पहले क्या था, 3,000 के बदले सब मुक्त। तो कलकत्ता परिषद ने कहा कि ये किस तरह की संधि कर ली, हमारे तो मुफ्त में व्यवस्था चल रही, तुम 9% देने पर तुले हो। तो मीर कासिम ने यहाँ पे दिमाग लगाया। कलकत्ता परिषद ने जब संधि को ठुकरा दिया तो मीर कासिम इतना शक्तिशाली तो था नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ ही था। तो इसने एक उपाय किया, इसने कहा कि भारतीयों के लिए भी फ्री। तो मीर कासिम ने भारतीयों और अंग्रेजों दोनों के लिए आंतरिक कर समाप्त कर दिया। तो अंग्रेजों से नहीं लेंगे तो भारतीयों से भी नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, इससे वस्तुओं के दाम बराबर हो गए। अभी तक क्या था कि अंग्रेज जो वस्तु बेच रहे थे, चूंकि उस पर कर नहीं लगता था तो वो सस्ती बिकती थी, और जो भारतीय सामान लाते थे चूंकि उस पर कर लगता था तो महंगी होती थी। तो अब दोनों को इन्होंने बराबर कर दिया। जब दोनों को बराबर कर दिया तो भाई अंग्रेजों ने तो इस अधिकार को तलवारों के दम पे पाया था ना, अपनी शक्ति के बूते अर्जित किया था। ये भारतीयों को फ्री में मिल गया नवाब के द्वारा, तो अंग्रेज चिढ़ गए। अब यहाँ से अंग्रेज बनाम मीर कासिम प्रारंभ हो गया। तो एक कहवा यानी बर्दवान का युद्ध हुआ, एक गिरिया यानी मुर्शिदाबाद, और एक उदनौला में 3 युद्ध हुए, और तीनों में मीर कासिम की हार हो गई। जुलाई से सितंबर 1763 के बीच ये युद्ध हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी दौरान जैसे मीर कासिम ने बगावत की, मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आप बताएंगे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, क्योंकि जैसे ही मीर कासिम ने बगावत की अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अब इतने युद्ध हारने के बाद मीर कासिम पहुंच गए अवध, और अवध में जाके वहां के नवाब से कहा कि हमारी इस तरह की परिस्थिति है, भाई हमारी मदद की जाए। और वहीं पर जो है मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड भी थे, तो उनको भी मिला लिया गया, और त्रिगुट बना 3 भारतीय शक्तियों का, जिसमें था मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और इनके विरुद्ध हेक्टर मुनरो युद्ध में उतरा। इसी को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध अपनी अपनी पूर्ण क्षमता, अपनी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ हुआ, और हेक्टर मुनरो ने 3 भारतीय शक्तियों को बुरी तरह से रौंद दिया। केवल 15,000 की सेना थी हेक्टर मुनरो की। इसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई। जब अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई तो कुछ नहीं हुआ, इंतजार किया गया कि क्लाइव कब लंदन से आएगा, ब्रिटेन से आएगा। तो जब क्लाइव आया 1765 में, तो इसने इलाहाबाद की संधि की शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। शुजाउद्दौला अवध का नवाब, इलाहाबाद की संधि एक उसके साथ हुई, और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। तो इलाहाबाद में कै ठो संधियां हुई, तो इलाहाबाद में 2 संधियां हुई। किससे किससे? तो एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा मुगल बादशाह और रॉबर्ट
क्लाइव। ठीक है, चलिए देखिए। तो शाह आलम के साथ जो संधि हुई उसको देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर हो गई। तो दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स और रेवेन्यू से जुड़े हुए केसेस को देखने का अधिकार, तो ये मिल गया। ये बहुत बड़ा बात था। इसके बाद शाह आलम को अवध से कड़ा और इलाहाबाद प्राप्त हुआ। अंग्रेज शाह आलम को 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। तो मैंने बताया कि ये पहला मुगल बादशाह था जो कि अंग्रेजों के पेंशन में आ गया, अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, और मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के संरक्षण में। ये पॉइंट मैंने लिखा है। दूसरी संधि इलाहाबाद की संधि, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। क्या हुआ? तो अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध वापस मिला। नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखने का प्रावधान। तो यहीं से आईएएस में एक प्रश्न पूछा गया कि जो सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि था उसका पहला प्रयोग कहां किया गया? तो सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले अवध में ही हुआ, और वो हुआ 1765 में, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि नवाब खर्च देंगे और अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। तो सेना अंग्रेजों की रहेगी, खर्च देंगे नवाब। तो नवाब भाड़े पर अंग्रेजों को नियुक्त करेंगे कि वो उनकी सुरक्षा करे। तो यही व्यवस्था तो थी सब्सिडरी अलायंस में। ठीक है, इसके अलावा बीईआईसी को 50 लाख रुपए और चुनार का किला मिला, और बीईआईसी को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चुनार का किला कब आया? तो आप कहेंगे कि 1765 में। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब बंगाल में दैव शासन व्यवस्था चला 1765 से लेकर के 1772 के बीच में, जिसे हम दैव शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें कि सारे उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब के और सारे अधिकार कंपनी के। और इस दौरान बड़ी दुर्दशा हुई। तो नवाब की सेना को समाप्त किया गया, वित्त और विदेश नीति कंपनी के हाथ में दे दी गई। नवाब के नीचे एक उप सूबेदार, तो नवाब है उसके नीचे एक उप सूबेदार रख दिया गया, और दीवान के नाते दीवानी और उप सूबेदार यानी रजा खां के माध्यम से निजामत भी इनके हाथ में आ गई। ठीक है, और दीवानी कार्य के लिए कंपनी ने 2 लोगों को रखा। इनका नाम महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद रजा खां 2 भूमिका में थे। एक तो ये जो है उप सूबेदार भी थे, और इसके अलावा बंगाल में दीवानी कार्य की भी अधिकारिता इनको दी गई, और बिहार में सिताब राय। ठीक है, ये 2 लोगों को नियुक्त किया गया। दैव शासन व्यवस्था का दुष्परिणाम क्या था? बहुत लंबा दुष्परिणाम है, लेकिन समझ लें 60 में तो कानून व्यवस्था का संकट हो गया। ठेका पद्धति से भू राजस्व की वसूली की गई। तो 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहते हैं 1/3 जनसंख्या काल का ग्रास बन गई बंगाल के। भारतीय व्यापार और वाणिज्य का विघटन हुआ। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने दैव शासन व्यवस्था को समाप्त किया, और अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण बंगाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर के युद्धों को हमने देखा। एक बार इसका रिवीजन जो है हमने कर लिया। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, और ना तो बहुत अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। जितना प्रश्न बन सकता था उन्हें हमने कवर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हैदर अली, टीपू सुल्तान और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो हम चाहे मराठों को देखें तो मराठों को अंग्रेजों ने 3 युद्धों के माध्यम से निपटाया। बंगाल को उन्होंने 2 युद्धों से जीता, प्लासी और बक्सर के युद्ध से। सिख यानी पंजाब को अंग्रेजों ने 2 युद्ध के माध्यम से प्राप्त किया, लेकिन मैसूर में सबसे अधिक बार अंग्रेजों को युद्ध करना पड़ा। 4 बार अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, इसे ही हमें देखना है। तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2 मिनट का समय लगा करके हम मैसूर के इतिहास को समझना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी भी देखेंगे मैसूर की, कि मैसूर का भूगोल क्या था। तो देखिए, मैसूर विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक अस्तित्व रखता था, लेकिन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। देखिए, विजयनगर साम्राज्य
की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। उसी के कुछ वर्षों के उपरांत विजयनगर के ऊपर यानी उत्तर में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर साम्राज्य तो अपने वैभव की तरफ बढ़ता रहा। कृष्णदेवराय के समय तो वो शक्ति का केंद्र था, वैभव का केंद्र था, लेकिन जो बहमनी सल्तनत थी वो 5 हिस्सों में टूट गई। तो बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर में वो बहमनी सल्तनतें टूट गई और वो सब जो टूटी वो सब आपस में युद्ध करते थे और विजयनगर साम्राज्य बहुत स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1565 में ऐसा हुआ कि उन 5 दक्कनी रियासतों ने अहमदनगर, बीजापुर, बरार, एक गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सब ने मिलकर के एक संघ बनाया और उस संघ ने हमला किया विजयनगर साम्राज्य पर 1565 में। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी तंगड़ी के प्रसिद्ध युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1565 में इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को बुरी तरह से लूटा गया। विजयनगर साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया इस युद्ध के बाद। तो इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर होता रहा और कमजोर होते हुए विजयनगर साम्राज्य का लाभ उठा करके कई क्षेत्रीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। उसी में एक मैसूर का वाडियार राजवंश भी था, जिसने कि 1612 में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य से टूटकर मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र मैसूर की स्थापना किस विजयनगर शासक के समय हुई, तो आप कहेंगे कि वो शासक थे वेंकट द्वितीय। ठीक है, अब हम जिस कालखंड में जल्दी से आना चाहते हैं और हैदर अली को समझना चाहते हैं, उस कालखंड में चिक्का कृष्णराज वाडियार मैसूर के शासक थे, लेकिन ये केवल नाम मात्र के शासक थे। मैसूर पर शासन 2 लोग कर रहे थे। एक तो नंजराज जो कि सर्वाधिकारी था, यानी जो प्रधानमंत्री था मैसूर का, और एक उसी का भाई देवराज जो कि दलवाई था मैसूर का, यानी सेनापति था। इन्हीं दोनों लोगों के कमांड में मैसूर का शासन चल रहा था। चिक्का कृष्णराज केवल नाम मात्र के राजा थे मैसूर के। ये स्थिति 1732 के बाद थी। इसी दौरान 1722 में हैदर अली का बूदीकोट में जन्म हुआ और 1749 में नंजराज के एक सैनिक से हैदर अली ने अपने जीवन को प्रारंभ किया। एक सैनिक से अपने जीवन को प्रारंभ किया। हैदर अली के बारे में मैं आपको बताऊं तो हैदर अली एक वीर सैनिक था, एक कुशल सेनापति था, एक बहादुर शासक था। हालांकि हैदर अली अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन जीवन में उसने इतने छोटे स्तर से शुरू किया था, सिपाही से, सैनिक से शुरू किया था, और अंत में मैसूर का वो सर्वाधिकारी बना और मैसूर के पूरे शासन के वास्तविक बागडोर को उसने संभाल लिया। तो उसके अनुभव ने उसकी शिक्षा की कमी को हमेशा पूरा किया। ठीक है, 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बन गया। तो डिंडीगुल का फौजदार नंजराज ने हैदर अली को बनाया और इसी वर्ष हैदर अली क्योंकि अब समझ रहा था कि पुरानी सेनाओं से काम नहीं होगा, आधुनिकीकरण सेना का करना पड़ेगा, तो उसने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने कहाँ की, तो आप कहेंगे डिंडीगुल में की। और किसकी मदद से किया, तो फ्रांसीसियों की मदद से किया। इसी वर्ष यानी 1761 का वर्ष हैदर अली के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी वर्ष हैदर अली मैसूर का दलवाई बना और उसके बाद ये सर्वाधिकारी भी बन गया और वास्तविक शासक बन गया। इसके अलावा इसी वर्ष पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई अहमद शाह अब्दाली के हाथों। तो कुछ समय के लिए मराठा शक्ति जो है डिक्लाइन कर गई। तो इस अवसर का भरपूर लाभ हैदर अली ने उठाया और अपनी सेना को धीरे धीरे इसे ने मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इधर हम देखें तो 1764 में स्थिति यह है कि बक्सर के युद्ध में भारत की 3 बड़ी शक्तियों को अंग्रेज हरा चुके हैं। अब अंग्रेज पूर्व में मिली इस अप्रत्याशित विजय को भुनाना चाहते हैं और अन्य क्षेत्रों में, तो उनकी नजर दक्षिण में गई मैसूर पे। तो मैसूर पे अंग्रेजों ने निशाना लगा दिया।
इसी बीच 1766 की एक संधि हुई। ये हुई, अंग्रेजों को निजाम से उत्तरी सरकार मिला इस संधि के तहत जो है, ठीक है, और जिसके बदले अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम को सहायता प्रदान करने का वचन दिया। तो अंग्रेजों को निजाम से क्या मिला? उत्तरी सरकार का क्षेत्र मिला, और इसके बदले अंग्रेजों ने यह कहा कि हैदर अली के विरुद्ध निजाम को वो सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि हैदराबाद का निजाम भी अब हैदर अली से घबराने लगा था। इतनी बात आपने समझ लिया। तो अब आप ये देख करके भूगोल समझ लीजिए। तो ये मैसूर है, ठीक है। वाडियारों का मैसूर थोड़ा इससे छोटा था, हैदर अली ने इसे काफी बड़ा कर लिया, ठीक है। ये मैसूर है, इसी के ऊपर ये पूरा हैदराबाद के निजाम है, जो कि पहले मुगल साम्राज्य के सूबेदार थे, लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो इन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो ये निजाम है, और ये पूरा मराठों का क्षेत्र है। इसके ऊपर मराठे उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति, ये पूरा मराठों का क्षेत्र है। यहाँ पर अंग्रेज हैं, ठीक है, और यही नार्दन सरकार, यही जो है उत्तरी सरकार है, ठीक है। इसी का क्षेत्र हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को दिया, इसके बदले कि वो मैसूर के खिलाफ निजाम की सहायता करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पर हम आए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया। अब केवल युद्ध पर फोकस करिए। ये युद्ध लड़ा गया 1767 से लेकर 1769 तक, ठीक है। 2 वर्ष तक चला, जिसे हम जानते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। कौन कौन है इसमें? तो इसमें हैदर अली है, इसके विरोध में है अंग्रेज प्लस मराठा प्लस हैदराबाद का निजाम। ये 3 शक्तियां भारत की अंग्रेजों के साथ 2 शक्तियां मिली हुई हैं हैदर अली के पक्ष में। तो हैदर अली के बारे में है कि बहुत उच्च कोटि का यह कूटनीतिज्ञ था। इसने हैदराबाद के निजाम को भी अलग कर दिया इस त्रिकूट से, मराठों को भी अलग कर दिया। अब बच गए अंग्रेज और हैदर अली, ठीक है। तो हैदर ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके, मैंने लिखा है, मराठा और निजाम को युद्ध से अलग किया और अंग्रेजों को बुरी तरह से जो है पराजित किया। तो हैदर अली भारत के उन कम शासकों में से है जिसने कि अंग्रेजों को पराजित किया, और कहते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों के आधार स्थल मद्रास से केवल 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था, और यह स्ट्रेटेजिक गलती थी कि इसने मद्रास पे आक्रमण नहीं किया, संधि के लिए तैयार हो गया। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर बुरी तरह से धड़ाम हुए इस घटनाक्रम से, ठीक है। तो इसके बाद मद्रास की संधि हुई 1769 में, ये याद रखना है। और महत्वपूर्ण यह है कि मद्रास की संधि हैदर अली की शर्तों पर हुई। हैदर अली ऊपर बैठा, अंग्रेज नीचे बैठे, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसी दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वो हम देखेंगे, ठीक है। 1780 से लेकर 1784 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 4 साल तक चला, 1780 से लेकर 1784। और इसमें कौन कौन है? तो इसमें जो है अंग्रेज अकेले पड़ गए हैं। एक तरफ है हैदर अली, दूसरी तरफ है मराठा, दूसरी तरफ क्या है, ये सब शक्तियां एक हैं, हैदराबाद का निजाम। तो इस बार हैदर अली ने त्रिगुट बनाया है अंग्रेजों के विरुद्ध। पहले युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध त्रिकूट बनाया था, निजाम को और मराठों को वो अपने साथ लेकर के आए थे। लेकिन इस बार हैदर अली ने मराठों को और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ रखा है और अंग्रेजों के विरुद्ध है। हालांकि ये मामला जो है, जो हैदराबाद का नवाब है वो ढुलमुल रवैये का, वो भाग जाएगा। तो हैदर अली को प्रारंभिक सफलता मिली, कर्नल वेली को हराकर आरकट पर अधिकार किया। तो कर्नल वेली को हराकर आरकट पर इसने अधिकार कर लिया, और हैदराबाद के निजाम ने पाला बदल लिया और मराठे भी शिथिल पड़ गए। फिर से केवल हैदर अली हैं और केवल जो है अंग्रेज हैं, ठीक है। तो नवंबर 1781 में युद्ध में अकेले पड़े हैदर अली को आयरकुट ने पोर्टोनेवा के युद्ध में पराजित कर मद्रास को बचाया। तो आपको से ये पूछा जाएगा कि हैदर अली को आयरकुट ने किस युद्ध में हराया, तो वो पोर्टोनेवा का युद्ध हुआ, ठीक है। इसी बीच अंग्रेज और मराठों के बीच सालाबाई की संधि हो गई। जो युद्ध चल रहा था 1775 से, उसकी समाप्ति हो गई। तो इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण हुआ। तो 7 दिसंबर 1782 को
हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान शासक बना। युद्ध के दौरान शासक की मृत्यु हो रही है और बहुत आसानी से सत्ता का हस्तांतरण उसके पुत्र में हो गया। यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। ठीक है, 1783 में टीपू सुल्तान ने, ये अपने बाप से भी 4 कदम आगे था। टीपू सुल्तान बहुत वीर था, ये पढ़ा लिखा भी था, बहुत योग्य शासक था, आधुनिकीकरण भी इसने करवाया। लेकिन ये जो है धर्मांधता, और दक्षिण में करोड़ों लोगों का ये मानना है कि जैसे उत्तर में मुगल बादशाह औरंगजेब था, उसी तरह से टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। ठीक है, तो इसने 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज को सेना सहित बंदी बना लिया। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंत में दोनों पक्ष परेशान हो गया, 4 साल युद्ध चला, तो संधि हुई, जिसे हम जानते हैं मंगलोर की संधि के नाम से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई, जिसमें कि अपर हैंड रहा हैदर अली का। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तें माननी पड़ी, लेकिन ये संधि बराबरी की है। मंगलोर की संधि कब हुई? मार्च 1784 में। आपसे पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, सुमेलित कीजिए इस तरह से, या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यह संधि हुई टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच। क्या हुआ? तो दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र और युद्धबंदियों को वापस कर दिया। इतना हुआ। ठीक है, अब जो है यहां पर टीपू सुल्तान ने जो प्रयोग किए उनको हम समझना चाहते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए टीपू ने 1787 ईस्वी में खुद को बादशाह घोषित किया। इसके पिता ने खुद को कभी बादशाह नहीं घोषित किया था। सत्ता उसके पास थी, लेकिन वो बादशाह नहीं कहलाता था। वो कौन था? तो वो वाडियारों के नीचे आता था, लेकिन इसने स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। तो एक तो वाडियार राजा है ही, उसका अस्तित्व है ही, उसके बाद ये स्वयं भी बादशाह हो गया। ठीक है, और अपने नाम के ये सिक्के चलाने लगा। वाडियारों का सिक्का समाप्त हुआ। इसने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, और देखिए ये वर्ष और महीने के हिंदू नामों की जगह अरबी नामों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो ये किसका देश था? वो साम्राज्य हिंदुओं का था, मैसूर का। अब वहां पर अरबी, अब अरबी का दक्षिण भारत से क्या तालमेल? तो वो धर्मांतता की इसकी नीति ने इसे कोलैप्स करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसने सिक्का ढलाई और तौल और माप की नई पद्धति और रेशम उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके लिए इसका नाम लिया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसने युद्ध में राकेट का प्रयोग ये सर्वप्रथम हुआ। ठीक है, राकेटों का प्रयोग किया। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति को ऑब्जर्व करता था टीपू सुल्तान, और उससे प्रभावित जो जेकोबिन क्लब बना था फ्रांस की क्रांति के दौरान, तो उसका ये सदस्य भी बना। और श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाया? तो उसने, टीपू सुल्तान ने लगाया। और स्वयं को इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैं टीपू सुल्तान एक आम नागरिक, इस तरीके से। ठीक है, थॉमस मुनरो ने इसके बारे में कहा है कि नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा। तो थॉमस मुनरो ने इसे क्या कहा है? टीपू सुल्तान को नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा। ठीक है, अब देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है। तो कैंगानून और आईकोटा दुर्ग का विवाद था। टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, और इसी के साथ जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इसमें एक तरफ टीपू सुल्तान है, उसके दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, मराठा हैं, हैदराबाद का निजाम है। ये तीनों हैं। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के सामने भी ये तीनों शक्तियां आई थी। तो हैदराबाद का निजाम भी था, मराठे भी थे और अंग्रेज थे। लेकिन अपनी कूटनीति से हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम को और मराठों को अलग कर दिया युद्ध से, और अकेले अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, ये तीनों शक्तियां उसके खिलाफ जो है आकर खड़ी हुई। अब बड़ी शर्मनाक पराजय टीपू सुल्तान की हुई। ठीक है, इसके बाद ये देखिए वो पोल्यूर का युद्ध जहां रॉकेट का प्रयोग किया गया है, उसका चित्रात्मक चित्र है ये। ठीक है, इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई,
1792 में किसके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान था और लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान से अंग्रेजों को बारामहाल, डिंडीगुल और मालाबार मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। तो ये इतना क्षेत्र मिला। और सबसे शर्मनाक विषय ये रहा टीपू सुल्तान के लिए कि इससे 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा गया, और जब तक ये युद्ध की क्षतिपूर्ति पूरी न कर दे तब तक इसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है स्थिति हम देखें तो मैसूर सामरिक और आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गया। तो बहुत बड़ा क्षेत्र भी मैसूर के हाथ से निकल गया, लगभग आधा क्षेत्र, और इसके अलावा इतना अधिक युद्ध क्षतिपूर्ति वसूला गया तो कमजोर हो गया आर्थिक रूप से। तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है। कॉर्नवालिस के शब्दों में, हमने अपने मित्रों को, मित्र कौन है? तो हैदर अली है, सॉरी मित्र कौन है? तो हैदराबाद का निजाम है और मराठे हैं। तो ये कह रहा है कि हमने अपने मित्रों को बिना अधिक भयानक बनाए ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से समझ रहा था टीपू सुल्तान के अब हमें विदेशी मदद चाहिए, विदेशी मदद चाहिए। इसने जो है अरब में अपने दूत भेजे, कुस्तुनतुनिया में अपना दूत भेजा, अफगानिस्तान में वही मुस्लिम और मुस्लिम कनेक्शन से ये अपना दूत भेज रहा था कि हमारी मदद हो जाएगी, लेकिन जो है मदद नहीं हुई। तो 1798 में आ गया भारत में लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली ये समझ चुका था कि नेपोलियन का खतरा है और यहाँ पर टीपू सुल्तान को नेपोलियन से मिलने नहीं देना है, तो इनका खात्मा ही करना है। तो 1799 में जैसे सबको वेलेजली भेजता था, वेलेजली ही लेकर आया ना सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस लाया तो इसने कहा कि भाई सब्सिडरी अलायंस स्वीकार कर लो और नहीं तो युद्ध करो। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि भाई ऐसे गिदड़ों की तरह 100 वर्ष जीने से क्या फ़ायदा, शेरों की तरह कि एक ही दिन मैं जीना पसंद करूंगा। तो उसने युद्ध को स्वीकार कर लिया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। लॉर्ड वेलेजली ने यह तय कर लिया था कि अब कोई संधि वगैरह का नाटक नहीं होगा, अब सीधे सीधे हम जो है टीपू सुल्तान को मारेंगे। तो टीपू सुल्तान की करारी हुई, हार हुई और आर्थर वेलेजली ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। मैसूर के अधिकांश हिस्से पर अंग्रेज और निजाम का अधिकार हो गया। जो शेष मैसूर बचा वहां पर कृष्णराज वाडियार को शासक बना दिया गया कि भैया तुम्हारा राज्य था, तुम इसको ले लो। और इस युद्ध के पश्चात लॉर्ड वेलेजली ने दम भरे शब्दों में क्या कहा, यह सब पूछा जा सकता है प्रश्न। अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। अब पूर्व का साम्राज्य यानी भारत का साम्राज्य हमारे कदमों में है, ये हैदर अली ने, ये जो है लॉर्ड वेलेजली ने कहा। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं एंग्लो मैसूर वार प्रथम द्वितीय, उस समय मैप कैसा था। ठीक है, ये पूरा, और 1799 में कैसा था। देखिए कितना छोटा हो गया मैसूर, यहाँ पर आप देखें कितना बड़ा मैसूर है और यहाँ पर कितना छोटा हो गया मैसूर। ठीक है, तो उसी का ये प्रतीकात्मक चित्र है। तो अब हम बात करेंगे सिख साम्राज्य और 2 आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या थी रणजीत सिंह का जब उदय हुआ उस समय, तो हम अगर किसी एक डेट को माने तो 1763 के बाद हमें पंजाब में दिखती थी 12 स्वतंत्र मिसलें। ठीक है, ये मिसल क्या थे, तो ये एक तरह से स्टेट्स थे, अलग अलग राज्य थे, इनकी अपनी मुद्रा थी, इनका अपना झंडा था, इनकी अपनी सेना थी। तो 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित था पंजाब का सिख साम्राज्य। तो 12 स्वतंत्र मिसलें थी 1763 के बाद हम देखें पंजाब में। तो ठीक है, इन्हीं में से एक मिसल सुकर चकिया मिसल में रणजीत सिंह का जन्म हुआ 13 नवंबर 1780 में। तो किस मिसल में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, तो सुकर चकिया मिसल में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था महासिंह। तो महासिंह की मृत्यु हुई 1792 में, यानी जब ये 12 वर्ष के थे इनके पिता महासिंह की मृत्यु हुई। और उनकी मृत्यु के बाद सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन गए कौन, तो
महाराजा रणजीत सिंह। 1798 में एक घटनाक्रम हुआ, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय पंजाब की स्थिति यह है कि अफगानिस्तान के जो शासक हैं वो अहमद शाह दुर्रानी के समय से ही पंजाब को अपने बाप की बदपौती मानते हैं और यहाँ टैक्स वसूलने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब टैक्स नहीं मिलता है तो यहाँ पे वो आक्रमण करते हैं। तो उसी तरह का एक आक्रमण जमान शाह ने पंजाब पर किया और वापस लौटते वक्त उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई, जिसे कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने निकलवा करके उसको वापस भिजवा दिया, जिससे कि वह खुश हुआ और उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर आक्रमण करने की अनुमति और राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, अब यहां से महाराजा रणजीत सिंह के विजय का अभियान प्रारंभ होता है। 1799 में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल, हमने बताया सब मिसल्स के नाम हम देखेंगे, एक तो सुकरचकिया जिसमें महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, एक भंगी मिसल जो बहुत मजबूत थी उस समय, जो 12 मिसल थी उसमें से। तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और 1805 ईस्वी में अमृतसर को जीत लिया। तो 1805 में जो राजनीतिक राजधानी थी पंजाब की लाहौर और जो धार्मिक राजधानी थी पंजाब की अमृतसर, ये दोनों 1805 तक महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में आ गया। ठीक है, 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की और लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनका विजय अभियान शुरू हुआ। अब इस विजय अभियान से घबरा गए कौन? सतलज नदी के पूर्व के राज्य, जिन्हें हम कहते हैं सिस सतलज के पूर्व के राज्य, जैसे फरीदकोट, मलारकोटा और अंबाला। तो ये लोग अंग्रेजों की शरण में चले गए कि भाई महाराजा रणजीत सिंह हमारा बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं, तो इनको रोकिए आप। तो एक प्रसिद्ध संधि हुई, अमृतसर की संधि। ये पूछा जा सकता है संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई, किसके बीच? तो चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई। और इसमें यह कहा गया कि जो सतलज नदी है वो दोनों राज्यों यानी सिख राज्य और ब्रिटिश राज के बीच में सतलज नदी को सीमा माना गया और कहा गया कि सिस सतलज के राज्य अब अंग्रेजों की संरक्षण में हैं। यानी सतलज नदी यहां पर आप देख रहे हैं, ये सतलज नदी है। ठीक है, तो सतलज नदी के पूर्व के राज्य जो हैं, अब इसके नीचे के जो एरिया है वो जो है उसमें जो राज्य है वो अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी महाराजा रणजीत सिंह उनके पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। अब महाराजा रणजीत सिंह को जब भी अपने राज्य का विस्तार करना है तो ऊपर जाएं, अब नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है सिस सतलज यानी सतलज के पूर्व के राज्य। ठीक है, तो सतलज नदी के पूर्व के राज्य, तो ये संधि हुई। ठीक है, ये संधि आपको याद रखनी है, अमृतसर की संधि 1809 में हुई। तो फिर विजय अभियान है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया रणजीत सिंह ने, 1819 में कश्मीर पर और 1834 में पेशावर पर को भी इन्होंने सिख साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, आगे हमने कोहिनूर की पूरी हिस्ट्री को भी लगाया है कि 1809 में शाह सूजा को हटा करके महमूद शाह काबुल का शासक बना। शाह सूजा जो कि काबुल का शासक था उसको हटा करके महमूद शाह शासक बना और शाह सूजा अंग्रेजों की मदद के लिए भारत आ गया कि भाई हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारा गद्दी छीन लिया गया। ठीक है, तो 1813 में इसी शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को इसी ने दिया था और महाराजा रणजीत सिंह की ये इच्छा थी कि उस कोहिनूर हीरे को ये पुरी के मंदिर में दान करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई और फिर जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो उसमें दिलीप सिंह के हाथ से ब्रिटेन की महारानी के पास वो कोहिनूर हीरा पहुंच गया। ठीक है, तो देखिए 27 जून 1839 को रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद बड़ी रोचक घटनाक्रम हुआ, उसको देखिए। तो 27 जून 1839 को रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह सिख साम्राज्य के शासक बने। इन्हें 8 अक्टूबर 1839 को गद्दी से हटाकर उनका पुत्र नवनिहाल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया।
ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे गद्दी पर लोग बैठते हैं। ये मिसल्स हैं, ठीक है, देख लीजिए 12 सिख मिसलें हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। आहलूवालिया है, सुकरचकिया है, भंगी मिसल है, फुलकिया मिसल है, रामगढ़िया मिसल है, ठीक है। इसको देख लीजिए कौन प्रमुख व्यक्ति है, उसका लिस्ट में नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 5 नवंबर 1840 को एक दुर्घटना में नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद खड़क सिंह बने। अब इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जाएंगे तो ये समझने वाली बात है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई भी पुत्र जो है इनका योग्य नहीं निकला और अंततः परिस्थिति ये हो गई कि 15 सितंबर 1843 को रणजीत सिंह के अल्प वयस्क पुत्र दिलीप सिंह, ये बहुत छोटे बच्चे थे, दिलीप सिंह अपनी मां रानी जिंदन की संरक्षता में सिख साम्राज्य के शासक बन गए, ठीक है। अब सबसे छोटे बेटे महाराजा रणजीत सिंह, जिनकी मां कौन है, जिद्दन है, ठीक है। अब यहां पर जो है, जो जिद्दन है, अब जो खालसा सेना है, खालसा सेना मतलब महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना है वो अपने आप में पूर्ण ऑटोनॉमी में आ गई है, फुल ऑटोनॉमी में आ गई है। तो सेना बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। सेना जो है शासकों को भी परेशान कर दे रही है, सेना को खरीद करके कोई किसी को गद्दी से उतार दे रहा है, इस तरह की स्थिति आ गई थी। तो एक कहते हैं कि खालसा सेना से लाहौर दरबार को भय हो गया, यानी शासकों को भय होने लगा। इसके बाद रानी जिद्दन की महत्वाकांक्षा थी और अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी। इन सब ने मिलकर के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को अनिवार्य कर दिया। तो रानी जिद्दन ने यह सोचा कि अगर ये जीत जाएंगे तो साम्राज्य विस्तार हो जाएगा, अगर ये खालसा सेना हार जाएगी तो इसका बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगा, तो थोड़ा जो है ये कायदे में रहेगी, ठीक है। तो इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कब हुआ, 1845 और 46 में। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ, तो लाल सिंह और तेजा सिंह ने विश्वासघात कर दिया। ये दोनों बहुत बड़े पद पे थे। तो मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और अलीवाल की लड़ाई अनिर्णायक हो गई और निर्णायक सबुराऊ 10 फरवरी 1846 को ये लड़ा गया। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई। अब सोचिए, सिख सेना बहुत मजबूत सेना थी, महाराजा रणजीत सिंह ने इसको तैयार किया था। आप समझ लीजिए कि अफगान जो किसी के सामने नहीं डरे, वो इस सिख सेना के सामने डरने लगे। वो सिख सेना बुरी तरह से जो है पराजित हो गई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। जैसे लगा कि जो है ये इनके पास तो कोई शक्ति ही नहीं है, मतलब ये स्थिति हो गई, आप सोच लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक संधि हुई, लाहौर की संधि, ठीक है, 9 मार्च 1846 को। क्या क्या हुआ इस संधि में, ये संधि महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों ने अल्प वयस्क दलीप सिंह को सिख साम्राज्य का महाराजा मान लिया, रानी जिद्दन को भी उनका संरक्षिका मान लिया और लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार कर लिया। यह कहा गया कि लाहौर में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस, और सिख साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अंग्रेज कहते ही थे लेकिन करते ही थे। अब ये संधि हुई 9 मार्च 1846 को। आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौर की संधि किससे जुड़ी हुई है, तो लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ी हुई है। कब हुई, 9 मार्च 1846 को हुई। इसके बाद भैरोवाल की संधि हुई दिसंबर 1846 में, ठीक है, दिसंबर 1846 में। इसमें कहा गया कि रानी जिंदन अब संरक्षिका नहीं रहेंगे, ठीक है, इनके संरक्षण समाप्त और इन्हें 1.5 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। शासन के संचालन हेतु, अब चूंकि रानी जिंदन संरक्षिका नहीं तो शासन कौन चलाएगा, तो शासन के संचालन हेतु अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई कि वो शासन करेंगे और लाहौर में एक अस्थायी अंग्रेजी सेना रखने का प्रावधान किया गया जो 22 लाख प्रतिवर्ष देना था महाराजा दिलीप सिंह को उसके खर्च के लिए। तो अब देखिए इस तरह की संधि हुई थी जिससे कि आक्रोश था। बहुत सारे कारणों ने मिलकर के द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। ये लड़ा गया 1848-1849 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को पूरी तरह से दमन करने का निर्णय लिया कि अब इस बार इनको दबा देना है। लॉर्ड डलहौजी वही जो कि हड़प नीति वाला था। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कैसे जो है महाराजा खड़क सिंह बैठे गद्दी पे, फिर नौनिहाल सिंह, फिर महारानी चंदा कौर, फिर शेर सिंह, फिर महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है, इस तरीके से। तो इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में
रामनगर का युद्ध लड़ा गया 22 नवंबर 1848 को, अनिर्णायक रहा, निर्णय नहीं निकला। चिलियांवाला का युद्ध लड़ा गया 13 जनवरी 1849 को, यह भी अनिर्णायक रहा, लेकिन अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। गुजरात का युद्ध या गुजराल का युद्ध, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ गन, ठीक है। तो तोपों का युद्ध किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। ये 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया और सिखों की पराजय हुई और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके बाद 29 मार्च 1849 को क्या व्यवस्था स्थापित हुई उसको देख लें, क्योंकि अब संधि नहीं हुई, अब सीधे सीधे काम समाप्त हो गया। तो अब जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये हड़प नीति वाला, इसको तो नए नए क्षेत्र चाहिए थे हड़पने के लिए, तो इसने कहा कि सिख साम्राज्य जो है अब वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया और उनको शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इसके अलावा दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ और पंजाब में प्रशासन के लिए 3 की परिषद बनाई गई। तो इसमें हेनरी लॉरेंस, इसका काम था प्रशासन देखना, जॉन लॉरेंस इसका काम था भू राजस्व देखना और चार्ल्स मेसन इसका काम था न्याय देखना। हेनरी लॉरेंस ही इसको हेड कर रहा था परिषद को, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो गई, पूरा का पूरा पंजाब अंग्रेज निकल गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में तो प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने कवर किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोहिनूर की कहानी को आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसमें सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उनको ही केवल हम देखेंगे। इन्होंने देखिए नानकशाही सिक्का चलवाया, ठीक है, नानकशाही, और जिस पर फारसी में ये लिखा होता था कि अपने साम्राज्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का ऋणी हूँ। इनके अंदर ये था कि ये हमेशा स्वयं को ये कहते थे कि हम खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का के सेवक हैं और इनकी सरकार को कहा जाता था सरकारे खालसा जी, ठीक है, सरकारे खालसा जी। जो प्रसिद्ध यात्री विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो साम्राज्य की सर्वोच्च अदालत थी उसका नाम था अदालत आला। ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सिख साम्राज्य की जो सर्वोच्च अदालत थी उसका नाम था अदालत आला, जो लाहौर में स्थित थी और जिसके प्रधान न्यायाधीश स्वयं महाराजा रणजीत सिंह होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है समाधि है महाराजा रणजीत सिंह की, ये स्वर्ण मंदिर आप देख रहे हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है। और ये जो है 1835 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने 1 टन सोना काशी विश्वनाथ मंदिर को दान किया था, जो ये पूरा देख रहे हैं ये महाराजा रणजीत सिंह ने ही दिया है, ये सोने से बना हुआ है। इस मंदिर को औरंगजेब ने जब ध्वस्त किया था उसके बाद रानी अहिल्याबाई इंदौर की जो थी उन्होंने बनवाया था। इस पे सोने का पूरा पात्र जो है महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, ठीक है। तो देखिए कुल 4 महत्वपूर्ण विभाग थे केंद्र में। एक था दफ्तर आब वाब उल माल, तो ये भू राजस्व और अन्य आय स्रोतों का विवरण रखता था। इसके बाद दफ्तर तोहिजात, राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था इसके जिम्मे थी। दफ्तर मावाजात, सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के वेतन का विवरण ये रखता था। इसके बाद दफ्तर रोज नामचा, महाराजा के प्रतिदिन के खर्चों का विवरण रखना, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांत 4 थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो सिख साम्राज्य में यानी महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में 4 प्रांत थे, लाहौर था, मुल्तान था, कश्मीर था और पेशावर था। और प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो नाजिम होता था, ठीक है। देखिए सैन्य प्रशासन में हम देखें तो एक तो फौज आम थी, ठीक है। तो फौज आम कौन है, तो स्थानीय सेना है जिसमें मुख्य रूप से 3 विभाग हैं। तो एक पैदल है सेना है, एक घुड़सवार है और एक तोपखाना है। इसे हम कहते हैं फौज आम। फौज खास क्या है, तो इस सेना का गठन किया जनरल बंतूरा और जनरल अर्नाल्ड द्वारा 1822 में। इस सेना का एक विशेष चिन्ह होता था उनके ड्रिल के लिए फ्रांसीसी भाषा, यानी ये आधुनिक सेना थी। तो ये फ्रांसीसी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था इसमें। और इस संगठन के सैनिक योग्यता और युद्ध कौशल में श्रेष्ठ थे, तो इसीलिए फौज खास हुए और वो फौज आम।
इसके बाद फौज ए बेक वाइद, ये क्या था? तो ये घुड़सवार सेना थी जिसमें 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे। ठीक है, ये देख लीजिए। घुड़ चढ़ा, तो घुड़ चढ़ा कौन है? वह सैनिक है जो अपने घोड़े और सैन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करता था। तो घोड़ा लाता था, तलवार लाता था, ये सब भाल कटार वो लाता था। और मिसलदार कौन था? तो रणजीत सिंह द्वारा विजित जागीरदारों की जो सेना थी उन्हें मिसलदार कहते थे। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश विजय हमने बहुत तेजी से रिवीजन किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।